हेलो इंटेलिजेंट्स, वेलकम टू होमियो इंस्ट्रक्ट। अगर आप इस आज चैनल हम के देखने लिए न्यू वाले हैं हैं तो सेकंड प्लीज़ डू नॉट पार्ट विच फॉरगेट टू इज़ सब्सक्राइब। रिमेनिंग ऑफ बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर हानमन। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। तो फर्स्ट थिंग कि अभी फ़िलहाल में कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम, और जब ज़रूरत होगी तभी बाहर निकलिएगा। और हाँ, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा ये था कि बायोग्राफी ऑफ हानिमन जो है सेकेंड ईयर में 20 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, तो इसका वेटेज जो है ऑर्गेनिक के पेपर में वो बहुत हाई है और काफ़ी कंपलसरी क्वेश्चन है। मतलब अगर माने तो बहुत कम चांसेस है इसके पेपर में ना आने के, मतलब 2 to 3% ओनली। तो अगर आप कोई भी और क्वेश्चन और में रख सकते हैं तो वो और में रखो, बट ये कभी भी और में मत रखो। और मेडिकल के स्टडीज़ में ना कभी भी जो मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उनको कभी भी और में नहीं रखा जाता, वो पहले करते हैं और फिर जो बाकी आप कर सकते हो लिमिटलेस आप वो कर सकते हो। बट अगर कभी भी पेपर ऑड गिरता है, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ता है, तो आपको इसके लिए नेसेसिटी है कि आप ऐसी प्रिपरेशंस करके जाए कि कंपलसरी क्वेश्चंस के कंपलसरी जो स्ट्रक्चर है वो पूरा आपका मजबूत हो, और फिर उसके बाद में आप लिमिटलेस जो आपका दिल करे वो आप पढ़ सकते हैं। बट डू नॉट फॉरगेट जो इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा वेटेज दिया है यूनिवर्सिटी ने जिस क्वेश्चंस को, वो आपको हमेशा ही करने हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था बर्थ ऑफ डॉक्टर हानिमन एंड उनका एजुकेशन। अब हम देखेंगे उनकी मेडिकल प्रैक्टिस। ठीक है, लेट्स बिगिन। मेडिकल प्रैक्टिस से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हानिमन बिगैन हिज प्रैक्टिस इन हेडस्टेड in the country of Mansfield. At the end of 9 months, in the spring of 1781, a new home was made in Dessau, not more than 50 kilometers distant from Headstead, a move with important consequences. ठीक है, तो हानिमन ने जो है उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी क्योंकि एमडी कंप्लीट हो गया था उनका। फिर उन्होंने प्रैक्टिस जो स्टार्ट की वो मैंसफील्ड कंट्री में हेडस्टेड प्लेस में स्टार्ट की, हेडस्टेड। ठीक है, फिर वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की और कुछ थोड़े दिनों बाद उन्होंने 9 मंथ्स के करीबन बाद उन्होंने देसाऊ में घर लिया, जो कि उनके प्रैक्टिस की जो प्लेस है हेडस्टेड जो है उससे 50 किलोमीटर्स दूर था। ठीक है, His interest and study of chemistry brought him into contact with Hessler's pharmacy, where he became acquainted with the latter's stepdaughter, Johanna Leopoldine Henriette Kuchler. ओके, ये नाम बहुत डिफ़िकल्ट है, हमारे आत्माराम वगैरह वगैरह रहते हैं तो इनके नाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आपको जो भी पार्ट इनके नाम का इजी लगता है, जैसे आपको जोहाना डालना पड़ेगा। ठीक है, वो इजी पार्ट भी है और आपको डालना भी पड़ेगा, एंड कुचलेर, तो आप ये दोनों पार्ट डाल सकते हो। ठीक है, हेज़लर्स फार्मेसी, तो उनका जो स्टडी था केमिस्ट्री से और प्यार था, तो वो उनको हेज़लर्स फार्मेसी के कांटेक्ट में लेके आया और फिर वो वहाँ पे उनकी पहचान हुई जोहाना कुचलेर के साथ। मैं पूरा नाम लूँगी, जोहाना लेपोल्डीन हेनरिटे कुचलेर, whom he married on 17 नवंबर 1782। फिर उन्होंने उनके साथ शादी की 1782 में 17 नवंबर पे। ठीक है, द यंग डॉक्टर वॉज एज 27 ईयर्स। ओके, तो यंग डॉक्टर मतलब खुद डॉक्टर हानिमन की जो एज थी वो 27 साल के थे, एंड हिज ब्राइड वॉज 9 ईयर्स यंगर टू हिम। 9 ईयर यंगर मतलब बड़ी। ठीक है, तो उनकी जो वाइफ थी वो 9 साल उनसे बड़ी थी, मतलब वो 36 ईयर्स की थी, और जो डॉक्टर हानिमन थे वो 27 ईयर्स के थे। द फर्स्ट होम टू विच द न्यूली मैरिड पेयर वेंट वॉज इन द नेबरिंग टाउनशिप ऑफ गोमेन। ठीक है, तो फर्स्ट होम जो मतलब
उन्होंने शादीशुदा ज़िंदगी के लिए जो फर्स्ट होम रहने के लिए गए वो था गोमेन के बाजू में, ठीक है। वेयर सैमुअल हैनीमन हैड सिंस हिज कमिंग टू देसाऊ बीन अपॉइंटेड एज मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ। तो वहाँ पे फिर सैमुअल हैनीमन जो है वो मेडिकल ऑफिसर बन चुके थे। एट द एंड ऑफ 1783 और द फर्स्ट ऑफ 1784, मतलब 1783 के एंडिंग में और 1784 के स्टार्टिंग में उनको उनकी फर्स्ट एल्डेस्ट चाइल्ड हेनरिएटा वॉज बॉर्न। तो उनका जो फर्स्ट बेबी था वो 1784 की शुरुआत में और 1783 के एंड में, इन दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे उनकी जो फर्स्ट चाइल्ड था उसका जन्म हुआ था। उसका नाम था हेनरिएटा, ठीक है। हेनरिएटा क्यों? तो उनकी जो वाइफ थी उसका नाम था हेनरिएटे कुचलेर, लेपोल्डियन हेनरिएटे कुचलेर, जोहाना लेपोल्डियन हेनरिएटे कुचलेर। तो उनकी फर्स्ट बेबी का नाम क्या था? हेनरिएटा। It was while living at Gomen that Hahnemann translated from the French Demachi's art of manufacturing chemical products. Sorry for तो फर्स्ट उन्होंने क्या किया, गोमेन में जब वो रह रहे थे तो उन्होंने फ्रेंच से जो डिमाचीज़ आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केमिकल प्रोडक्ट्स था उसका ट्रांसलेशन किया। तो गोमेन में उन्होंने बहुत सारे वर्क किए जो हम एक के नीचे एक देखेंगे। तो फर्स्ट क्या था, उन्होंने फ्रेंच से ट्रांसलेशन किया डिमाचीज़ आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केमिकल प्रोडक्ट्स का, ठीक है। वाइल लिविंग एट गोमेन ही ऑल्सो पब्लिश सम मेडिकल एसेज इन द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ क्रेब्स जनरल। फिर फर्स्ट चीज़ तो उन्होंने डिमाचीज़ आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केमिकल प्रोडक्ट्स जो था उसका फ्रेंच से ट्रांसलेशन किया, ठीक है। सेकेंड थिंग उन्होंने क्या की, मेडिकल एसे लिखे और वो पब्लिश किए। कहाँ पे पब्लिश किए? क्रेब्स जनरल में, ठीक है। सेवरल ट्रांसलेशंस फ्रॉम द इंग्लिश एंड लैटिन इन वेगैंड्स जनरल, ठीक है। उन्होंने कुछ ट्रांसलेशंस जो थे वो किए वेगैंड्स जनरल में, काय से काय में? तो इंग्लिश से लैटिन में, ठीक है। Also an original book on the treatment of scrofular sores was published at Leipzig in 1784. This was his first original work. तो उनका फर्स्ट ओरिजिनल वर्क क्या था? द बुक ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफ्यूलस, जो कि लेप्सिक में पब्लिश हुई 1784 में। तो उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे मैंने बोला था कि गोमेन में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, इस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो गोमेन में फ़र्स्ट चीज़ एकदम रिवाइज करते हैं फास्ट। तो फर्स्ट चीज़ जो है उन्होंने मैरी होने के बाद सबसे पहले गोमेन में घर लिया, फिर वो गोमेन में गए। 1783 के एंडिंग में या फिर 1784 के स्टार्टिंग में उनको जो फर्स्ट बेबी था वो उसका जन्म हुआ। और फिर उन्होंने जो है गोमेन में रहते वक्त फ्रेंच से ट्रांसलेशन किया डिमाचीज़ आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स का। फिर उसके बाद उन्होंने एसेज लिखे क्रेब्स जर्नल में और कुछ ट्रांसलेशंस किए इंग्लिश टू लैटिन, जो कि पब्लिश हुए काय में? वेगैंड्स जनरल में, ठीक है, वेगैंड्स जर्नल, ओके। और उनकी ओरिजिनल बुक आई, खुद की ओरिजिनल फर्स्ट जो उनका मेडिकल वर्क था, मेडिकल लिटरेचर था, वो था ट्रीटमेंट फॉर स्क्रोफ्यूलस, ठीक है। तो स्क्रोफ्यूलस सोर्स के, ठीक है। तो वो लेप्सिक में पब्लिश हुई बुक, जो कि उनकी फर्स्ट बुक थी, जो कि मैंने बोला। इन द मीन टाइम हानीमन वॉज सो डिससेटिस्फाइड विद द वेग्यू एंड अनसेटिस्फैक्ट्री मेडिकल नॉलेज ऑफ द डे। परहैप्स इन नो वे बेटर कैन हिज फीलिंग्स ऑन द सब्जेक्ट ही be described than by presenting a letter written to Hofland regarding this period. तो हानीमन जो थे वो अपने नॉलेज को लेके और मेडिकल का जो जितना नॉलेज उन्होंने प्राप्त किया था वो सब नॉलेज उनको अनसेटिस्फैक्ट्री था। मतलब
मन नहीं भर रहा था उससे और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कि हाँ यार ये नॉलेज है, ये क्लियर नॉलेज है। तो दैट वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री फॉर हिम। तो उन्होंने लेटर लिखा हुफलैंड को। दिस लेटर वाज पब्लिश्ड इन लेसर्स राइटिंग अंडर द टाइटल। तो ये जो लेटर था, लेटर नहीं है वो लेटर है, तो ये जो लेटर था वो लेसर्स राइटिंग में बाद में पब्लिश हुआ और उसकी हेडलाइन थी लेटर्स टू अ फिजिशियन ऑफ हाई standings on the great necessity of a regeneration of medicine. It was agony for me to walk always in darkness with no other light than that which could be derived from books when I had to heal the sick and prescribe. वो मेरे लिए एक अगोनी था कि मैं अंधेरे में चल रहा था अकेले और मेरे साथ कुछ भी नहीं था, मतलब जो दिया प्रकाश कुछ भी नहीं था। बस एक ही चीज़ थी, एक ही चीज़ से मेरे को प्रकाश मिल रहा था उस अंधेरे में चलने के लिए, वो था बुक्स, मेडिकल बुक्स। और तब वो बुक्स के सहारे ही जो सिख था, जो बीमार थे, उनको प्रेस्क्राइब करते थे उनको ठीक करने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सच और सच एन हाइपोथेसिस कंसर्निंग डिसीजेस, सब्सटेंसेस विच ओड देयर प्लेस इन मटेरिया मेडिका टू एन आर्बिट्ररी डिसीजंस। तो उनका ये कहना था कि हाइपोथेसिस मतलब काल्पनिकता के बेसिस पे कुछ भी सब्सटेंसेस जो है वो मटेरिया मेडिका में ऐड किए गए थे। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है वो चीज़ें क्या बोल रहे थे कि वो अनसेटिस्फाइड थे वो नॉलेज से रिलेटेड, और उनका प्रूविंग नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें उनको तब भी, मतलब जब उनको पता था कि आगे जाके मेरे से प्रूविंग नहीं होने वाला है ये सब चीज़ें कि प्रूविंग वगैरह मैं मेरे मटेरिया मेडिका के लिए करूँगा होम्योपैथिक। तो उन्होंने वो तभी सोचा था कि इसमें प्रूविंग नहीं हुई है, ये बस हाइपोथेसिस बनाया गया है कि ये ड्रग इसके लिए दो और वो ड्रग मटेरिया मेडिका में ऐड की गई है, तो उस चीज़ के लिए हमको बस पेशेंट को देना है उतना पढ़ के। तो ये चीज़ बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री थी उनके लिए। I could not conscientiously treat the unknown morbid conditions of my suffering brethren by these unknown medicines, which being very active substances may, okay, इसका ब्रैकेट, so easily occasion death or produce new affections and chronic maladies often more difficult to remove than the original disease। तो जैसे कि मैंने बोला पूरे चीज़ में यहाँ पूरा पैराग्राफ जो है कि वो कितने अनसेटिस्फाइड थे एलोपैथी से, तो उसने पूरी चीज़ ये पैराग्राफ में वही बोली है कि उस वक्त वो नॉलेज काफ़ी नहीं था पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए वो ड्रग्स से रिलेटेड। तो अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है और उसका कोई छोटा सा या फिर थोड़ा बहुत मीडियम डिसीज़ क्योर करने के लिए मैं ऐसी कोई चीज़ देता हूँ जो एक हाइपोथेसिस के बेसिस पे मटेरिया मेडिका में ऐड की गई है, उसको मैं वो दूंगा, वो एक्टिव फॉर्म में अगर होगी तो वो उसके ऊपर डिलीटेरियसली एक्ट करेंगी और जो मैं इफ़ेक्ट चाहता था वो नहीं आएगा, दूसरा इफ़ेक्ट आएगा। तो उसकी वजह से वो पेशेंट आर्टिफिशियल डिसीज़ में जा सकता है जो कि इम्पॉसिबल बन सकता है क्योर करने के लिए, और फर्दर उसकी वजह से वो पर्सन की जो जिसको मैं ठीक करना चाहता था, मेरा अल्टीमेट मिशन उसको ठीक करना था, उसको मैं डेथ के करीब लेके जाऊंगा। तो इधर सब चीज़ों में क्या पता चल रहा है कि वो अनसेटिस्फाइड थे, उनको प्रैक्टिस के लेके, उनके नॉलेज को लेके जो उनको वो वक्त नहीं मिल पा रहा था। Unless applied with the most rigorous exactness which the physician can't exercise because their peculiar effects have not yet been examined। तो यहीं पे उन्होंने बात किया है कि उन ड्रग्स का एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ है। ये जो बात है ये मैंने ब्रैकेट की पहले बाद में पढ़ी, ठीक है। तो ये ब्रैकेट का जो है, तो उनका बस ये कहना था कि हमको ऐसी चीज़ प्रेस्क्राइब करनी है जो कभी एग्जामिनेशन उसका हुआ ही नहीं है। तो विच वॉज अगेन अनसेटिस्फैक्ट्री फॉर हिम। फिर टू बिकम दस द मर्डरर
or the tormentor of my brethren was to me an idea so frightful and overwhelming. तो ऐसी मतलब कल्पना करना कि जो मेरे पास आएगा ठीक होने के लिए उसको मैं मौत के मुंह में ढकेल दूँगा। तो ये जो आइडिया था, ये जो सोच थी मेरे लिए बहुत डरावनी थी, ऐसा वो बोल रहे हैं। That soon after my marriage I renounced the practice of medicine, that I might no longer incur the risk of doing injury, and I engaged exclusively in chemistry and in literary occupations. तो उन्होंने जैसे कि पहले बोला पूरा अनसेटिस्फैक्शन से रिलेटेड, फिर उन्होंने जैसे ही उनकी शादी हुई और उनको ये सब चीज़ें पता चली, दे गेट टू नो अबाउट इट, तो उन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दी। उन्होंने बता दिया कि अब मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं जो डिसीज़ में हैं उन छोटे मोटे उनको उनकी डेथ कॉज करने का रीज़न नहीं बनूँगा, उनको इंजुरी नहीं करूँगा। तो उन्होंने प्रैक्टिस स्टॉप कर दी और जो अदर फैक्टर्स थे, जो अदर क्वालिटीज़ थे पैसे कमाने के लिए, जैसे कि वो लिटरेरी वर्क कर सकते थे, ट्रांसलेशंस, फिर केमिस्ट्री में उनका बहुत ज़्यादा लगाव था, पसंद थी उनको केमिस्ट्री, तो वो केमिस्ट्री और लिटरेरी वर्क में आपको सबमिट कर दिया। बट आई बिकेम अ फादर, सीरियस डिसीजेस थ्रेटन माई बिलव्ड चिल्ड्रन, माई फ्लेश एंड ब्लड। फिर उसके बाद वो पिता बने, तो जो उनके बच्चे थे उनको आगे जाके डिसीजेस होंगे। फिर तो ये चीज़ से उनको डर लगता था। और फिर मेरा खून है, मेरा फ्लेश है, ऐसा उनको बुरा लगता था, डरावना लगता था वो सब आइडिया उनके दिमाग में आने वाले। माई स्क्रपल्स redoubled when I saw that I could afford them no certain relief। और जब उनको ऐसे बीमारियां होती थी तो मुझे मेरा खून जो है वो खवलता था। जो स्क्रपल्स है उसको हम ड्रामेटिक वे में यहाँ पे ये लेंगे कि खवलता था कि मैं वहाँ पे कुछ ही नहीं कर पाता था मेरे बच्चों को ठीक करने के लिए, रिलीफ देने के लिए। सो ही relinquished द मेडिकल प्रैक्टिस एंड डिवोटेड हिमसेल्फ टू लिटरेरी वर्क्स फॉर द सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली। तो उन्होंने पूरे तरीके से मेडिकल प्रैक्टिस जो है वो छोड़ दी ताकि वो अपने फैमिली को लिटरेरी वर्क और लिटरेरी वर्क में चले गए ताकि वो अपने फैमिली का जो गुजारा है वो कर सके। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। रिचर्ड हे द बायोग्राफर of Hahnemann says the Culens Materia Medica established the first milestone on the new method of treatment, of which Hahnemann was the originator। तो रिचर्ड है जो है जिन्होंने हैनीमन के ऊपर बायोग्राफी लिखी, वो बोलते हैं कि क्यूलेंस मटेरिया मेडिका जो है उसने फर्स्ट माइलस्टोन मतलब हम बोलते हैं शुरुआत का एक शुरुआती पड़ाव। ठीक है, ऑन द न्यू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ विच हैनीमन वॉज द ओरिजिनेटर। तो शुरुआत के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी थी, ऐसे इसके लिए उन्होंने माइलस्टोन बनाया है, बोला है क्यूलेंस मटेरिया मेडिका को। तो इन 1970 वाइल ट्रांसलेटिंग क्यूलेंस मटेरिया मेडिका फ्रॉम द इंग्लिश टू जर्मन, ही केम अपॉन एन आइडिया विच वॉज टू बी द जर्म ऑफ दिस कम्प्लीटली न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी। तो जब हैनीमन जो है वो क्यूलेंस मटेरिया मेडिका को ट्रांसलेट कर रहे थे तब ये सब जो जर्म था, कीड़ा था हैनीमन के अंदर कि होम्योपैथी ओरिजिनेट करने का या फिर डिस्कवरी करने का, तो ये तब से शुरू हुआ। तो बस यहाँ पे यही बोला है कि वो वक्त वो जब इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट कर रहे थे क्यूलेंस मटेरिया मेडिका को, तब इनमें वो कीड़ा आ गया डॉक्टर हैनीमन में। क्यूलेन वॉज अ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट लंडन यूनिवर्सिटी एंड हैड डिवोटेड 20 पेजेस ऑफ हिज मटेरिया मेडिका टू द थेरापेटिक इंडिकेशंस ऑफ
Peruvian bark, and he attributed its success in the treatment of intermittent fever to the fact it was bitter and its tonic effects on stomach. ओके, तो क्यूलेन जो थे वो प्रोफेसर थे मेडिसिन के लंदन यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने 20 मेडिका के 20 पेजेस में पेरुवियन बार्क के बारे में लिखा था। और उन्होंने बोला था कि ये इंटरमिटेंट फीवर को क्योर करती है पेरुवियन बार्क, और क्यों क्योर करती है तो उसकी बिटर टेस्ट है, और सेकेंडली उसका स्टमक के ऊपर जो है वो टोनिक इफ़ेक्ट है। तो आपको भी ये क्या लगेगा कि क्या रिलेशन क्या है, मतलब बिटर इफ़ेक्ट, बिटर टेस्ट और टोनिक इफ़ेक्ट ऑन द स्टमक? देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द इंटरमिटेंट फीवर एंड द बिटर टेस्ट एंड द टोनिक इफेक्ट ऑन द स्टमक। सो हानीमन को वो अगेंस्ट अनसेटिस्फैक्ट्री लगा। तो हानीमन वॉज डिससेटिस्फाइड विथ दिस एक्सप्लेनेशन सो मच सो दैट ही डिड समथिंग क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अब अनसेटिस्फाइड है तो हम क्या करेंगे? राइट नाउ हम क्या करेंगे? हम गूगल पे जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो। पर अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो हम वो भी नहीं करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे और हम आगे का काम कर देंगे। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों बोला है ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हानीमन जो थे उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, मतलब उन्होंने बस गूगल पे सर्च नहीं किया। उनके टाइम पे गूगल क्या था? बहुत सारा नॉलेज गेन करना अबाउट दैट वन थिंग जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, डिससेटिस्फाइड नॉलेज लग रहा है आपको, तो उसके बारे में जानो। तो उन्होंने कुछ अलग ही ट्राई किया। उन्होंने वो सब तो किया होगा बट उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किया तो वो आगे है। ही टुक द मेडिसिन हिमसेल्फ, हानीमन सेज। तो उन्होंने खुद वो मेडिसिन लिया। ओके, आई टुक बाय वे ऑफ एक्सपेरिमेंट ट्वाइस अ डे 4 ड्रम्स ऑफ गुड चाइना। तो उन्होंने सिंकोना ऑफिशनैलिस जो है चाइना वो लिया ट्वाइस अ डे, ठीक है, ट्वाइस अ डे उन्होंने लिया। कितने? 4 ड्राम्स ऑफ गुड चाइना। दिस वॉज एन एक्शन entirely आउट ऑफ कीपिंग विद द एवरी प्रोसेस ऑफ मेडिकल रिसर्च दैट हैड hitherto existed, ठीक है। टू हिज ग्रेट एस्टोनिशमेंट ही वॉज अटैक्ड बाय सिम्टम्स वेरी सिमिलर टू एग्यू और मलेरिया फीवर। तो जब उन्होंने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, मतलब खुद के ऊपर एडमिनिस्टर किया ड्रग्स, तो उनको समझ में आया कि इसके तो सेम सिम्टम्स है जैसे मलेरियल फीवर में आते, ठीक है। दिस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सेट अप इन हिज माइंड अ न्यू ट्रेन ऑफ थॉट्स एंड ही कंडक्टेड similar experiments on himself and other individuals with other medicines whose curative actions in certain diseases had been well established। तो फिर उन्होंने उसके बाद क्या किया? उनके सवालों की जो चेन थी वो शुरू हो गई दिमाग में कि येस, इफ़ दिस मेडिसिन कैन प्रोड्यूस द मलेरियल सिम्टम्स इन द हेल्दी पर्सन, तो वाई नॉट अदर्स, वी शुड ट्राई अदर मेडिसिन्स। तो वो टाइम पे ऐसे उन्होंने फिर कोई भी उठा के ले ली क्या? तो नहीं, उन्होंने कोई भी नहीं उठाई। येस ऑफकोर्स उन्होंने स्टडी किया कि कौन से मेडिसिन्स आज तागायत ये किए गए हैं, प्रूव किए गए हैं, या फिर थोड़े से क्यूरेटिव एक्शंस उनके पता है। तो उन्होंने क्या किया? खुद के ऊपर, अपने जानने पहचानने वालों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया, वो मेडिसिन्स को लेके जो मेडिसिन्स थोड़े बहुत वो टाइम पे प्रूव थे या फिर उनकी पहचान थी लोगों को, तो उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सच सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स, एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करने के बाद हानीमन केम टू द कंक्लूजन दैट मेडिसिन्स क्योर डिसीजेस बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस सिमिलर डिसीजेस इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। तो ऐसे इतने सारे झमेले के बाद जो है हानीमन एक इसके ऊपर पहुँचे कि येस, ये मेडिसिन्स क्योर क्यों करते हैं डिसीज़ पर्सन को? क्योंकि वो हेल्दी पर्सन में वही सब सिम्टम्स लाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो वो मेडिसिन्स जब डिसीज़ पर्सन में जाते हैं तो वो डिसीज़ पर्सन को कट कर देते हैं, मतलब प्लस प्लस तो क्या बोलेंगे हम इसको,
अपोजिट अट्रैक्ट्स बोलेंगे ना हम इसको। हेल्दी है तो फिर डिसीज़ कंडीशन उसमें क्रिएट करेगा मेडिसिन, और अगर डिसीज़ है तो उसमें क्या करेगा, हेल्दी कर देगा वो पेशेंट को। तो हैनीमन ने वो लाइन ऐसे एक्सप्लेन किया कि medicines cure the disease because they have the capability to produce the disease in the healthy individual. So they have the capability to cure the disease in the diseased person, sick person. In the year 1796 the discovery was brought to light. मतलब आपको समझ रहा है 1790 में हैनीमन ने ये सब शुरू किया था। तो मतलब अगर एग्जैक्टली पकड़े तो 1790 इज़ द ओरिजिन, बट फिर 1796 में प्रकाश ज्योत में आया, मतलब लोगों के सामने आया, ब्राउट टू लाइट इन हिज एसे टाइटल्ड एन एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर्स ऑफ ड्रग्स एंड सम एग्जामिनेशंस ऑफ द प्रीवियस प्रिंसिपल। फिर ये जो ऐसे था वो ऐसे था ये न्यू प्रिंसिपल को लेके कि ये अगर क्योर करता है तो क्योर क्यों करता है, क्योंकि वो डिजीज़ पर्सन में क्योर करता है बट वो हेल्दी पर्सन में सिम्टम्स दिखाता है, मतलब डिसीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। तो एन एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल ऑफ असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर्स ऑफ ड्रग्स एंड सम एग्जामिनेशंस ऑफ द प्रीवियस प्रिंसिपल। तो ये टाइटल था उस एसे का जिसमें उन्होंने ये सब फिर विस्तार से बताया। ठीक है। इट वॉज पब्लिश्ड इन होफलैंड्स जर्नल वॉल्यूम 12 पार्ट 3 and 4 pages 391 to 394 actually it is 394 okay and 456 to 561 ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ही पुट फॉरवर्ड हिज न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर in contrast to the age old contraria contrarius curanter। तो ये फर्स्ट कार्डिनल प्रिंसिपल अपना सिमिलिया सिमिलिबस, सॉरी कार्डिनल प्रिंसिपल तो नहीं है बट ये बेसिक प्रिंसिपल है। कार्डिनल प्रिंसिपल अपना फर्स्ट है सिमिलिया। ठीक है। तो उन्होंने सिमिलिया के बारे में बोला, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। उन्होंने बोला कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर इज़ द अपोजिट ऑफ कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिस क्यूरेंटर। ठीक है। लाइक क्योर्स लाइक, अपोजिट ऑफ अपोजिट क्योर्स अपोजिट। तो पहले उस वक्त ना ट्रेडिशनली क्या था कि अपोजिट क्योर्स अपोजिट, मतलब अगर फीवर आ रहा है तो बर्फ़ लगाओ ताकि मतलब ठंडा कुछ अप्लाई करो तो चला जाएगा। कॉन्ट्रारिस कॉन्ट्रारिस कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिस क्यूरेंटर, ये क्या हुआ, अपोजिट क्योर्स अपोजिट। बट उन्होंने बोला कि नहीं, इसके अगेंस्ट जो होम्योपैथी है उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। ओके। रिचर्ड हैरी सेज 1796 इज़ द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ होम्योपैथी। और क्योंकि तब जो है होम्योपैथी रिलीज़ हुई तब इसलिए उसको बोलते हैं 1796 इज़ द ईयर ऑफ ओरिजिन या फिर बर्थ ऑफ होम्योपैथी। इन 1805 he published medicine of experience and his organon de rationalin हेलीकुंदे। मतलब उनका जो फर्स्ट एडिशन था ऑर्गेनन का उसका नाम था फ्रेंच में ऑर्गेनन दी रैशनलिन हेलीकुंदे। ऑर्गेनन ऑफ द रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग, ये जो है ये इंग्लिश में हुआ, ऑर्गेनन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग वॉज पब्लिश्ड इन 1810। In this book, he outlined and explained the concepts and methodology of homeopathy and criticized other methods of treatment, especially the prevailing one, which he called allopathy। तो उन्होंने उसमें क्या बताया, मेथोडोलॉजी बताया, मतलब बनाते कैसे हैं, रेसिपी। ठीक है। तो उन्होंने वो बुक दी कि अब करना कैसे है। ऑर्गेनन इज़ कि आप करोगे कैसा, इसका एप्लीकेशन, इसको बनाओगे कैसा वगैरह, ये सब किस में है, ऑर्गेनन में है। होम्योपैथिक में जो है वो सामग्री है। ठीक है। आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको करना कैसा है ये ऑर्गेनन बताता है, और फिर उसमें क्या क्या लगेगा वो उसका नॉलेज जो है वो मटेरिया मेडिका देता है। तो दोनों ही होम्योपैथी में एक
ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, तो दोनों ही इक्वल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसमें एक तो ये चीज़ बताई कि करना कैसे है होम्योपैथी से क्योर, तो ये ऑर्गेनन ने बताया। सेकेंडली उन्होंने जो बताया वो था कि क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने बाकी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को। तो उसमें सबसे फर्स्ट या फिर सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कौन सी हुई, एलोपैथी। और एलोपैथी क्यों हुई, क्योंकि अब आपको जिसका नॉलेज है ना, आप उसी को, मतलब आप जिसको पहचानते हैं ना, आप उसको नाम रखोगे, ठीक है। अगर वो अच्छा नहीं है तो ज़रूरी नहीं वो अच्छा होगा तो आप नाम नहीं रखोगे, बट वो अगर अच्छा नहीं होगा और आप उसको पहचानते होगे तो आप उसको गारंटीड नाम रखोगे। तो हानीमन को प्रिवेलिंग वन का नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से था, ही न्यू इट इन अ बेटर वे एट दैट टाइम। सो उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया है एलोपैथी को ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में, ठीक है। फिर अपोजिशन ऑफ होम्योपैथी, opposition to homeopathy, okay. T.L. Bradford, the immortal historian of homeopathy, in his work Life and Letters of Hahnemann says, तो ब्रैडफोर्ड जो थे उन्होंने इमॉर्टल हिस्टोरियन थे होम्योपैथी के, वो इमॉर्टल मतलब जो कब आजीवन मतलब अजीब ओके, जो भी है आप समझ लेना। तो जो मरता नहीं कभी, ठीक है, जिसका अंत नहीं है कभी भी। तो उसके वर्क लाइफ एंड लेटर्स में ऑफ हानीमन के इसमें उन्होंने लिखा है, द पब्लिकेशन ऑफ दिस ऑर्गेनन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ फीलिंग में वॉज द सिग्नल ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वायलेंट वॉरफेयर अगेंस्ट हानीमन। तो जो रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग है ऑर्गेनन का, इसका रिलीज़ होना, इसका पब्लिश होना, कमेंसमेंट मतलब आगाज़ था एक वायलेंट वॉर मतलब युद्ध का, ठीक है। ही वॉज अटैक्ड इन द मेडिकल जर्नल्स ऑफ द डे, मतलब वो, और क्योंकि इस वॉर में ना डॉक्टर्स शामिल हैं, तो नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे फिर वो युद्ध वाली मतलब तलवार ढाल वगैरह आए। तो युद्ध मतलब कैसा कि उनके ऊपर अटैक्स हुए थ्रू जर्नल्स, थ्रू मेडिकल जर्नल स्पेशली, फिर जो भी उनके पास अवेलेबल था वो टाइम में, पॉम्पलेट्स थे ऐसे, वो टाइम पे जितना भी उनको क्या बोलेंगे, उनको नाम रखा गया, वो उतना सब हुआ उनके अगेंस्ट, जो कुछ भी बोलना था वो जर्नल से पॉम्पलेट से बोला गया उनके अगेंस्ट, ठीक है। ही वॉज अटैक्ड इन द मेडिकल जर्नल्स ऑफ द डे एंड पैम्पलेट्स वेर कल्मिनेटेड अगेंस्ट हिम एंड हिज स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन्स। तो तब तो किसी को पता नहीं थे ना ये, तो इसलिए वो बहुत स्ट्रेंज थे लोगों के लिए। और क्योंकि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग, और लोग एक लिमिट के बाद लोग चेंज एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं, तो वो बाकी के फील्ड के लिए तो वो उनका नुकसान होना था। इसलिए उनको पता था कि कुछ लोगों को देखो, कुछ लोगों को वो वक्त ना पता था कि ये जो है सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये कभी ना कभी हमें ओवरटेक करेगी। तो वो लोग इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे थे हानीमन को, इसलिए अटैक कर रहे थे हानीमन के ऊपर। और दूसरी कैटेगरी जो थी, तो उनका माइंडसेट बना हुआ था। तो ऐसे जो लोग रहते हैं उनको चेंज कभी भी एक्सेप्ट नहीं होता, दे डोंट गेट अडेप्टेड टू चेंजेस, ओके। तो फिर ऐसे दो कैटेगरीज़ के अगेंस्ट हानीमन फाइट कर रहे थे वो टाइम। फिर ही वॉज कॉल्ड अ चार्लेटन, अ क्वैक, एन इग्नोरमस। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ हिज मटेरिया मेडिका प्यूरा, द रिकॉर्ड ऑफ only the symptoms produced by the drugs on healthy human beings was published in the year 1811। तो फर्स्ट वॉल्यूम जो था मटेरिया मेडिका प्यूरा का, वो 1811 में आया, ठीक है। हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर उनका एग्जामिनेशन हुआ था, ड्रग प्रूविंग हुआ था। द सब्सिक्वेंट वॉल्यूम्स, मतलब जो आगे के 6 वॉल्यूम्स है वो 1821 तक सब
पब्लिश हो चुके थे, मतलब 1811 से लेके 1821 तक सबके सब 6 वॉल्यूम मटेरिया मेडिका के प्रोड्यूस हो चुके थे, पब्लिश हो चुके थे। आफ्टर स्ट्रिंजेंट अपोजिशन एंड टाइम कंज्यूमिंग रेड टेपिज्म, हैनीमन वॉज अलाउड टू डिलीवर लेक्चर्स इन लेप्जिग यूनिवर्सिटी बट इट हैड टू स्टॉप सून। तो इतने सारे अपोजिशन के बाद और बहुत सारा सहन करने के बाद फाइनली थोड़ा अच्छा वक्त आ गया था, शांतता हो चुकी थी और फिर हैनीमन को लेप्जिग में परमिशन मिल गई थी लेक्चर्स कन्वे करने के लिए लेप्जिग के यूनिवर्सिटी में, पर वो भी जल्दी से ख़त्म हो गया वो टाइम जो था। However, he was able to gather his first band of dedicated disciples who remained faithful to the science till the end of their physical lives. तो वो टाइम में उन्होंने जितनों को लेक्चर दिया लेप्जिग यूनिवर्सिटी में, उतनी जो बैच उनकी तैयार हो चुकी थी, वो बैच जो थी ये साइंस को, होम्योपैथिक साइंस को, वो मरने तक वो बैच का हर एक स्टूडेंट जो भी रहा होगा वो सब इतने ज़्यादा फेथफुल थे कि उन्होंने इस साइंस के ऊपर हमेशा फेथ रखा और उन्होंने इस साइंस को फॉलो किया और उसको डेडिकेशन दिया थ्रू आउट लाइफ, पूरी ज़िंदगी। Prince Schwarzenberg, who had been the general officer commanding of the Allied armies against Napoleon, was paralyzed by a stroke on 31st January. तो प्रिंस श्वार्ज़नबर्ग जो थे जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, वो नेपोलियन के अगेंस्ट जो आर्मीज थे उसके, तो वो उनको पैरालिसिस का अटैक आया 31 जनवरी 1817 को। द प्रिंस केम टू लेप्जिग टू पुट हिमसेल्फ अंडर हैनीमन्स ट्रीटमेंट। तो फिर वो बाद में लेप्जिग में आए हैनीमन के पास ट्रीटमेंट करने के लिए। ही वॉज इम्प्रूव्ड अंडर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बट ही सून फेल बैक टू द ओल्ड हैबिट ऑफ ड्रिंक्स एंड स्टार्टेड टेकिंग एलोपैथिक ट्रीटमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो फिर उसके उन्होंने हैनीमन को तो दिखाया, पर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ड्रिंक्स लेना वापस स्टार्ट किया। तो ओल्ड हैबिट्स जो थी उनके पास चले गए, मतलब चले जाना, मतलब उन्होंने वो वापस आदतें लगा ली, उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन्स लेना शुरू कर दिया। तो दैट वाज 5 वीक्स बिफोर द प्रिंस डेथ एंड हैनीमन नेवर विजिटेड हिम अगेन। तो प्रिंस की डेथ होने से पहले हैनीमन को पता चला 5 हफ्ते पहले कि वो जो है उन्होंने ड्रिंक स्टार्ट कर दिया है। तो हैनीमन को कभी चांस नहीं मिला कि वो उनको वापस से विज़िट कर सके। द प्रिंस डाइड आफ्टर 6 months ऑफ हिज अराइवल इन लेप्जिग फ्रॉम अनदर स्ट्रोक ऑन द 15 अक्टूबर 1830। तो फिर प्रिंस की डेथ हो गई 6 months के बाद, ठीक है। तो 6 months के बाद जब वो हैनीमन को दिखाने आए थे लेप्जिग में, उसके करीबन 6 months के बाद प्रिंस की डेथ हो गई। हिज डेथ ब्रॉट इंटेंस अगोनी टू द ऑस्ट्रियंस। तो ऑस्ट्रियंस में एक मतलब दुखद घटना थी जो, बट उसमें गुस्सा भर गया लोगों में और हैनीमन के लिए वापस से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी थी। इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एलोपैथ्स फॉर deriding homeopathy and withheld their judgment in the complaint filed by apothecaries guild against Hahnemann, almost prohibited Hahnemann from dispensing his medicines by the royal rescript of 30 नवंबर 1820। ये प्रॉब्लम्स की, प्रिंस के डेथ के बाद फिर प्रॉब्लम्स की वापस शुरुआत हुई हैनीमन के लाइफ में। और तब क्या हुआ, तब जो नेसेसरी थे, जिनको एक्चुअल में दर्द हुआ था, जिनको एक्चुअल में गुस्सा आया था वो तो था, बट जो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स थे उन्होंने भी हैनीमन को जो है वो प्रॉब्लम्स में और ज़्यादा डाला। उनको चांस मिल गया तो उन्होंने
सब ने मिलके फिर प्रोहिबिट कर दिया हैनिमन को बाद में प्रैक्टिस करने के लिए। फिर वापस से अच्छा टाइम आया जो कि इन जून 1821 था, एडमिट्स द एंटागोनिज्म ऑफ एलोपैथ्स, फार्मासिस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो इन सब के अपोजिट में जो कि फार्मासिस्ट थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, एलोपैथ थे, इनके सब के अपोजिट में ड्यूक फर्डिनांड ऑफ एनहाल्ट क्वेथन गेव हैनिमन परमिशन टू लीव एंड प्रैक्टिस होम्योपैथी इन क्वेथन। तो इस सब के बावजूद भी ड्यूक फर्डिनांड थे एनहाल्ट क्वेथन के, जिन्होंने परमिशन दी हैनिमन को प्रैक्टिस करने की होम्योपैथी की इन क्वेथन, वेयर ही वॉज सब्सिक्वेंटली इलेक्टेड एज प्राइवेट काउंसिलर। तो वहाँ पे वो प्राइवेट काउंसिलर भी बन गए और वो इलेक्टेड मतलब इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट होना, ठीक है। तो फिर वो वहाँ पे प्रैक्टिस भी स्टार्ट हुई और प्राइवेट काउंसिलर भी बन गए। In 1822, Staff published the first periodical of homeopathy, the Archive of the Homeopathic Science of Healing। तो स्टाफ ने 1822 में पीरियोडिकल ऑफ होम्योपैथी पब्लिश किया जिसका नाम था द अर्चिव ऑफ होम्योपैथिक साइंस ऑफ हीलिंग विद द हेल्प ऑफ ग्रॉस एंड मुलेर। तो स्टाफ ने पब्लिश किया विद द हेल्प ऑफ ग्रॉस एंड मुलेर। इन 1828 हैनिमन्स फेमस क्लासिक क्रोनिक डिसीजेस, देयर नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वॉज पब्लिश। तो हैनिमन का जो फेमस क्लासिक क्रोनिक डिसीजेस और नेचर ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वगैरह जो बुक था वो पब्लिश हुआ। कब हुआ? 1828 में, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था, जिसका नाम था क्रोनिक डिसीजेस, देयर नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वॉज published in 1828. Hahnemann's wife, after nearly 48 years of happily married life and other mother of 11 children, died on 31st March। तो मतलब हैनिमन के जो बच्चे थे वो कितने थे? 11 बच्चे थे उनको, और वो 48 ईयर्स का जब उनका सुखी वैवाहिक जीवन बन गया था, उसके बाद हैनिमन के वाइफ की डेथ हो गई 31 मार्च ऑफ 1830 में। बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन देयर इज़ अ ग्रेट वुमन। मतलब हम जो बोलते हैं कि सक्सेसफुल आदमी के पीछे इस औरत का हाथ होता है, तो वैसे ही उन्होंने बहुत साथ दिया डॉक्टर हैनिमन का। दिस ग्रेट वुमन ऑफर्ड हैनिमन company, solace and undisturbed private life in the face of the miseries, extreme poverty and torments of a more or less nomad life। तो उन्होंने हमें इधर बस इतना ही बोला है कि उन्होंने हमेशा साथ दी, वेदर इट वॉज हाई ऑफ हिज लाइफ और लो ऑफ हिज लाइफ। मतलब एकदम गरीबी के दिन हो या फिर बहुत अच्छे फेमस होने के दिन भी आए, तो उन्होंने हमेशा हैनिमन का साथ दिया। She had been with him through the darkest of nights when he needed her the most, and she left him alone when the night started fading, yielding place to the dawn of success and recognition, glory and triumph। तो उन्होंने तब उनका साथ दिया जब सब मुश्किलें सामने थी, खड़ी थी। तब डॉक्टर हैनिमन की जो वाइफ थी उन्होंने उनका पूरी तरीके से साथ दिया। बट जब हैनिमन का अब टाइम था कि वो सक्सेसफुल बने थे, अब उनके पास दुनिया की एक सक्सेसफुल आदमी के पास जो जो चीज़ें होनी चाहिए, इज़्ज़त, शोहरत, सब चीज़ें थी, पर उन्होंने वो टाइम पे हैनिमन को अकेला छोड़ा। For 4 years, Hahnemann was cared by his daughters, and when the smiles of the goddess of fortune were all around him, तो उसके बाद 4 साल तक उनकी बच्चियाँ जो थी, डॉटर्स ने उनका ख्याल रखा। Were all around him, Cupid smiled again his life। फिर 8 अक्टूबर 1834 a charming French lady, Mary Melanie de Herville, came to
कंसल्ट हिम फॉर हर स्किन एलिमेंट्स। तो 8 अक्टूबर 1834 में मेरी मेलानी जो है वो उनको कंसल्ट करने के लिए आए कुछ स्किन एलिमेंट्स को लेके। वो फ्रेंच थी, ठीक है। शी वॉज एन आर्टिस्ट एंड पोएटेस, रिच एंड फेमस। तो वो रिच थी, फेमस थी, वो आर्टिस्ट थी और पोएटेस थी, मतलब कविताएं बनाती थी। द ब्यूटी वॉज अट्रैक्टेड टू द जीनियस एंड द जीनियस टू द टैलेंट। तो जो ब्यूटी थी वो अट्रैक्टेड टू द जीनियस, मतलब ब्यूटी कौन, तो मेरी मेलानी वो जीनियस के लिए अट्रैक्ट हो चुकी थी, मतलब डॉक्टर हैनीमन के लिए। और जो डॉक्टर हैनीमन थे जिनको बोला है कि जीनियस, वो टैलेंट के लिए अट्रैक्ट हुए, मतलब मेरी मेलानी के टैलेंट के लिए। एज स्टैंडिंग नो बार, तो इन दोनों में कितना एज था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हैनीमन एज्ड 80 ईयर्स, मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम ऑन द न्यू ईयर डे ऑफ 1835, मतलब 1 जनवरी 1835 पे हैनीमन ने मेरी मेलानी के साथ शादी की जब उनकी उम्र थी 80 साल और जो वाइफ थी उनकी वो 45 ईयर्स छोटी थी उनसे, ठीक है। मैडम मेलानी, whose name was to be intricately linked with the latter history of homeopathy, brought Hahnemann to France in June 1835। तो मेरी मेलानी ने जिनका नाम फिर लैटर हिस्ट्री, मतलब हैनीमन के डेथ के बाद की भी जो हैनीमन का लिटरेचर था, जो जिन्होंने संभाला उसको पब्लिश किया, वो सब जो काम था वो लैटर हिस्ट्री के साथ उनका नाम इसलिए जोड़ा जाता क्योंकि उन्होंने उसके बाद काम किया, ठीक है। तो उन्होंने फिर हैनीमन को लेके वो फ्रांस चले गए 1835 में। बाय अ रॉयल डिक्री ऑफ अगस्त 12, 1836 हैनीमन वॉज ग्रांटेड टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन पेरिस। तो 1836 में हैनीमन को पेरिस में भी परमिशन मिल गई प्रैक्टिस करने के लिए। इन फ्रांस हैनीमन रिसीव्ड द रिवॉर्ड ऑफ हिज ईयर्स ऑफ ट्रेल्स एंड स्टारवेशंस। तो इतनी मुशक्क़त के बाद जो रिवॉर्ड मिलना था वो फ्रांस में उनको मिल रहा था। ही गॉट एवरीथिंग फॉर विच द ह्यूमन बींग्स एस्पायर, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, मनी, ऑनर, कंफर्ट एंड द मोस्ट नेसेसरी ऑफ ऑल द पीस। तो फ्रांस में उनको वो सब चीज़ें मिली जिसके लिए एक ह्यूमन बींग का हमेशा सपना रहता है या फिर उसको हमेशा वो चीज़ का एस्पिरेशन रहता है। दैट वाज नेम, नाम, फेम मतलब फेमस होना, सेकंड रिकॉग्निशन पहचान मिली, पैसा मिला, ऑनर मिला, रिस्पेक्ट मिली, कंफर्ट मिला, उसके बाद और मोस्ट नेसेसरी अगर आप बोलेंगे तो शांति मिली लाइफ में। द नोमैड हैज़ फाइनली रीच्ड हिज लास्ट स्टेशन ऑफ लॉन्ग ट्रैवलिंग लाइफ। तो उन्होंने अब फाइनली अपनी इतनी ज़िंदगी के बाद एक ऐसा मुकाम देखा, ठीक है, लास्ट मुकाम पे आए थे। द लॉन्ग जर्नी थ्रू द रफ वेदर्स ऑफ लाइफ कम्स टू एन एंड। तो ऐसी एक जर्नी, इसका अब एंड था, ये इयोलॉजी में आता है, ठीक है। हैनीमन ब्रेथ हिज लास्ट एट 5 AM on 2 July of 1843 एट द एज ऑफ 88 ईयर्स। तो डॉक्टर हैनीमन की डेथ हुई सुबह 5 बजे 2 जुलाई 1843 में, जब वो 88 साल के थे। ही डाइड एट द प्रिंसिपल ऑफ पिनाकल ऑफ ग्लोरी एंड ट्रियम्फ एंड नेम एंड फेम। तो यस, जब वो मरे तब उनका नाम बन चुका था, उनकी पहचान बन चुकी थी, वो सक्सेसफुल हो चुके थे। तो इस मुकाम पे उनकी डेथ हुई। ब्रैडफोर्ड ऑफ USA हैज़ पेड हिज ट्रिब्यूट्स टू हैनीमन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ब्रैडफोर्ड जो है वो हैनीमन को कुछ ऐसे ट्रिब्यूट करते हैं। ही लिव्ड थ्रू द चेंजेस ऑफ वर्ल्ड सेंचुरी, मतलब एक पूरे सेंचुरी में जो जो चेंजेस होते हैं उसके चेंजेस में वो ज़िंदा रहे। उन्होंने
he lived, saw his system of healing rise from contempt to honor. contempt मतलब एकदम मतलब शुरुआत से लेके एंड तक, मतलब जब कुछ नहीं था तब से लेके एकदम ऑनर और रिस्पेक्ट तक उन्होंने सब देखा, राइज देखा होम्योपैथी का। न्यू हार्डशिप, उन्होंने हार्डशिप देखी खुद, उनको हार्डशिप पता थी। डाइड इन लग्जरी इन द वर्ल्ड्स कैपिटल स्कॉलर हुज स्कॉलर्स ऑनर्ड। तो वो लग्जरी में उनकी डेथ हुई, और वो ऐसे थे जिनको स्कॉलर्स भी रिस्पेक्ट करते थे। वो ऐसे स्कॉलर थे जिनको स्कॉलर रिस्पेक्ट करते थे, ऑनर करते थे। फिजिशियन हुम फिजिशियंस फियर्ड, मतलब ऐसे फिजिशियन थे जिनको बाकी फिजिशियंस डरते थे। फिलोलॉजिस्ट विथ whom philologists dreaded to dispute। केमिस्ट हु टॉट केमिस्ट, मतलब ऐसे केमिस्ट थे जो दूसरे केमिस्ट को सिखाते थे, ठीक है। फिलोसोफर हु एडवर्सिटी नॉर ऑनर हैड पावर टू चेंज। ओके, Hahnemann's befitting statue and monuments are in Père Lachaise in Paris। तो मैं वीडियो में मैंने फ़र्स्ट पार्ट में भी किया था, हालांकि मैंने फ़र्स्ट पार्ट में बोला था कि मैं वीडियो में पूरा जो है वो ये डालूँगी, 3 से 4 पार्ट्स में डालूँगी, बट बिकॉज़ आई थॉट कि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था। जब मैं छोटे छोटे पार्ट्स करती तब मैं बहुत ज़्यादा बोलती और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने का ट्राई करती, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, एंड 20 मार्क्स के लिए इतना आधा 1 घंटा नहीं लगना चाहिए। सो आई थॉट कि क्यों ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। तो फिर मैंने ये पार्ट पूरा ख़त्म कर दिया, सेकेंड पार्ट, अब इस वीडियो के एंड तक जो ख़त्म हो जाएगा। और सेकेंडली, आप जब वीडियो फर्स्ट मैं आपको ये बोलूँगी कि आप एक बार जो भी मैं अभी पढ़ा रही हूँ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का बायोग्राफी ऑफ हैनिमन, वो आप एक बार पढ़ ले। मैं बोलूँगी नहीं कि आप अगर वीडियो में अभी भी देख रहे होंगे, अचानक से टैप कर दिए होंगे, तो आप पहले बुक में जो डिस्क्रिप्टिव लिखा है वो पूरा पढ़े ए.के. दास का। फिर उसके बाद आप ऑनलाइन आए और फिर वापस ये वीडियो प्ले करें। आप सो रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, फिर तब ये सुने तो यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट इट। तो आपको अंदाज़ा आएगा कि ये इसका एक्सप्लेनेशन है, मैंने ये पढ़ा था। तो बचपन में हमें स्कूल में बोला जाता था कि मैं जो कल पढ़ाने वाली हूँ तो बच्चों वो आज तुम पढ़ के आना। तो इसी टाइप में मैं कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है और बहुत डिफ़िकल्ट है लर्न करने के लिए। तो आई वांटेड टू हेल्प यू, इसलिए सबसे पहला वीडियो यही था मेरे चैनल का, टू हेल्प यू आउट गाइस। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर करना, और ये सुनने के बाद भी आप वापस एक बार पढ़ लेना, 2-3 दिन में जब भी होगा पर पढ़ लेना। तो आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशंस में भी आप अगर गए तो आपको अपनी लैंग्वेज में भी लिखते आएगा। सेकेंडली, आप जब देख रहे हो तो फॉर द विज़न मैंने वीडियो में जहाँ जहाँ पे प्लेसेस के नाम लिए हैं वहाँ पे मैंने प्लेसेस का फ़ोटो डाला है, तो आपको थोड़ा याद आएगा। थोड़े नाम मैंने ज़्यादा रिपीट किए होंगे तो उससे भी आपको याद आने में हेल्प होगी। तो आप जब सो रहे होंगे, उठ रहे होंगे, नहा रहे होंगे, आप कभी भी ये वीडियो सुन सकते हैं। सो इट विल हेल्पफुल फॉर यू, और इजी रिमाइंड हो जाता है सब। येस, दैट्स इट। फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया बकवास। फिर हैनिमन्स befitting statue and monuments are in Père Lachaise in Paris in कोइथन। तो हैनिमन का जो मोन्यूमेंट है, befitting स्टैचू है, वो पेरी लाचेज में है, जो कि पेरिस में है, जो कि कोइथन में है, और लेप्सिक में भी है, और वॉशिंगटन में भी है, और मतलब ये अलग अलग बोला है, ठीक है। पेरी लाचेज
पेरिस में है, कोइथन में भी उनका स्टैचू और मोन्यूमेंट है, लेipzig में भी है, वॉशिंगटन में भी है। कोइथन, पेरिस और लेipzig, इन तीनों प्लेसेस में हैनीमन विज़िट किए थे उनके पूरे लाइफ जर्नी में। तो वॉशिंगटन इज़ द ओनली वन कि हमने पूरे अभी तक के लाइफ हिस्ट्री में उनकी देखा नहीं वॉशिंगटन, तो आप वॉशिंगटन डालना मत भूलिएगा। Though Hanneman was not an American, yet the USA government granted $4,000, and the unveiling ceremony of the statue took the form of an impressive national festival. President McKinley and Greeks, the Minister of Finance, delivered speeches. The president invited thousands of guests to the White House after the ceremony of Thursday, June 21st, 1900, and also received them himself, contrary to the general custom, in the magnificently anointed state rooms of the government house. The inscription on his monument at the Père Lachaise cemetery, Paris, is as follows. तो फर्स्ट हैनीमन का जो मोन्यूमेंट है वो कहाँ कहाँ पे है वो हमने देखा। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हैनीमन अगर यूएसए सिटीज़न भी ना होके उनका यूएसए गवर्नमेंट ने उनके मोन्यूमेंट के लिए $4,000 खर्चा किया, ग्रांट किए सेरेमनी के लिए। फिर वहाँ पे उन्होंने मैकिनली एंड ग्रीक्स जो थे इन्होंने स्पीच दिया। फिर प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी स्पीच दिया। और बस फिर और इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा था, पेरी लाचेज़ जो था उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा था, द स्टैंडिंग बिटवीन द इनऑर्गेनिक एंड द ऑर्गेनिक वर्ल्ड। तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वर्ल्ड में खड़े रहना, खड़ा हो या फिर खड़ा हो, एंड यूनाइटिंग देम फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को यूनाइट कर रहा हूँ सिख को बेनिफिट देने के लिए, ठीक है। अर्निंग देयर ग्रैटिट्यूड, उनसे ग्रैटिट्यूड कमा रहा हूँ। लुकिंग टूवर्ड्स एटर्निटी की तरफ देख रहा हूँ। सैमुअल हैनीमन, बेनिफैक्टर ऑफ मैनकाइंड। सैमुअल हैनीमन, बेनिफैक्टर ऑफ मैनकाइंड। सो येस, दैट वॉज इट। ये आज का वीडियो था और मुझे पता है ये काफ़ी लंबा हुआ होगा, बट मैंने पहले भी बोला क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने इसको एक ही पार्ट में डाला। तो आपको अगर पॉसिबल होगा तो पूरा वीडियो एक साथ देखें या फिर एक एक जो हेडिंग है वो एक बार पढ़ ले फिर उसको वीडियो के साथ सुने। तो क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरी तरफ से जितना पॉसिबल है मैं समझाने का ट्राई करती हूँ टूटे फूटे स्टाइल में। सो एडजस्ट इट। स्टूडेंट से स्टूडेंट को हेल्प करने का मेरा मोटिव था कि मुझे भी प्रॉब्लम्स होती है, मुझे भी नहीं समझता है, तो जितना मुझे समझा मैंने पूरी तरीके से आपको डिलीवर करने का ट्राई किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैंने पहले 2 वीडियोज़ में भी शायद बोला था कि कमेंट बिलो, और कमेंट करने के लिए कुछ था नहीं क्योंकि मैंने वीडियो गलती से फॉर किड्स डाल दिया था। तो बस अब आज आप कमेंट कर सकेंगे, आपको जो भी क्वेश्चंस है या फिर अगला टॉपिक हम कौन सा लें, इस बारे में जो भी आपकी सोच होगी मुझे प्लीज़ बताइएगा। सो आई विल गेट यू ऑन दैट। और येस, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो।